एक ऐसा कातिल जो सिर्फ इंसानों का खून नहीं बल्कि उनका मांस भी खाता था। एक ऐसा दरिंदा जिसे दुनिया मिलवॉकी कैनिबल के नाम से जानती है। जेफरी डाहमर, एक ऐसा सीरियल किलर जिसके जुर्म सिर्फ खौफनाक ही नहीं बल्कि इंसानियत के नाम पर एक कलंक थे। आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा था? उसने अपने शिकारों के साथ ऐसी दरिंदगी क्यों की? आइए इस खौफनाक कहानी का पर्दाफाश करते हैं। अगर आपको भी ऐसी कहानियां सुनना पसंद है जो क्राइम से भरी हुई हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर हफ्ते आपके लिए दो ऐसी कहानियां लाते हैं। घंटी के आइकन को दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। वापस आते हैं आज की कहानी पे। 22 जुलाई 1991 की रात, घड़ी में करीब 11 बज रहे थे। मिलवॉकी की सड़कों पर 32 वर्षीय ट्रेसी एडवर्ड्स नंगे पांव दौड़ रहा था। उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ चुका था, सांसें तेज चल रही थीं और वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। घबराए हुए उसने सड़क पर गश्त कर रहे दो पुलिस अधिकारियों, रॉबर्ट राउथ और रॉल्फ म्यूलर, को रोका और कांपती आवाज में कहा, मेरी मदद करो, एक पागल आदमी ने मुझे कैद कर लिया था। पुलिस अधिकारियों ने गौर किया कि एडवर्ड्स के हाथ में एक हथकड़ी लगी हुई थी। जब उन्होंने इसे खोलने की कोशिश की तो पाया कि उनकी चाबी इस हथकड़ी में फिट नहीं हो रही थी। एडवर्ड्स ने बताया कि एक अजीब आदमी ने उसे अपने अपार्टमेंट में ले जाकर हथकड़ी पहना दी और चाकू दिखाकर धमकाने लगा। पुलिस ने तुरंत उससे उस अपार्टमेंट का पता पूछा और वे 924 नॉर्थ 25वीं स्ट्रीट स्थित अपार्टमेंट नंबर 213 की ओर बढ़ गए। जेफरी डामर ने दरवाज़ा खोला और पुलिस को अंदर आने दिया। उसने यह स्वीकार किया कि उसने एडवर्ड्स को हथकड़ी पहनाई थी, लेकिन इसकी कोई वजह नहीं बताई। इसी बीच एडवर्ड्स ने पुलिस को बताया कि डाहमर के पास एक बड़ा चाकू है और उसने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। जब एक अधिकारी म्यूलर डाहमर के बेडरूम की ओर बढ़ा तो उसे वहां बिस्तर के नीचे एक बड़ा चाकू दिखाई दिया। लेकिन असली खौफनाक मंजर तब सामने आया जब म्यूलर ने एक दराज खोली और उसमें दर्जनों पोलरॉइड तस्वीरें देखीं। ये तस्वीरें इंसानी शवों के विभिन्न हिस्सों की थीं। कुछ शवों को काटा गया था तो कुछ को अलग अलग स्थितियों में रखा गया था। म्यूलर तेजी से लिविंग रूम में लौटा और अपने साथी अधिकारी को वो तस्वीरें दिखाईं। उसके मुंह से सिर्फ इतना निकला, ये असली हैं। जैसे ही डाहमर ने देखा कि पुलिस ने उसकी तस्वीरें देख ली हैं, उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे तुरंत जमीन पर गिरा दिया और उसकी पीठ के पीछे हाथ बांध दिए। तभी म्यूलर ने रेफ्रिजरेटर खोला और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। फ्रिज के अंदर एक काले व्यक्ति का कटा हुआ सिर रखा था। जब पुलिस ने अपार्टमेंट की गहन तलाशी ली तो जो चीजें बरामद हुईं वो किसी नरक से कम नहीं थीं। रसोई में 4 कटे हुए सिर, बेडरूम और अलमारी में 7 खोपड़ियां, फ्रिज में 2 इंसानी दिल और एक ट्रे में खून से सना हुआ मांस मिला। फ्रीजर खोलने पर एक पूरा धड़ इंसानी अंगों से भरा एक बैग और जमी हुई चमड़ी के टुकड़े मिले। लेकिन सबसे भयानक चीज 57 गैलन का एक बड़ा नीला ड्रम था। जब इसे खोला गया तो अंदर 3 इंसानी धड़ एसिड में घुलते हुए मिले। इसके अलावा 2 कंकाल, कटी हुई इंसानी हथेलियां, 2 संरक्षित जननांग और एक ममीफाइड स्कैल्प भी अपार्टमेंट में पाए गए। जब पुलिस ने जेफरी डाहमर को पूरी तरह काबू कर लिया तो वो जमीन पर पड़ा हुआ था। उसने धीरे से पुलिस की ओर देखा और कहा, जो मैंने किया है उसके लिए मुझे मर जाना चाहिए। जेफरी डाहमर ने जो कुछ भी किया वह उसकी अपनी गलतियां और विकृत मानसिकता का परिणाम था। अब हम उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानेंगे कि आखिर क्यों उसने ऐसा सब किया। जेफरी डाहमर का जन्म 21 मई 1960 को मिलवॉकी, विस्कॉन्सिन में हुआ था। वह लायनेल हर्बर्ट डाहमर और जॉयस एनेट डाहमर का पहला बेटा था। उसके पिता एक रसायन शास्त्री थे और माँ एक टेलीटाइप मशीन इंस्ट्रक्टर। बचपन से ही डाहमर के परिवार में तनाव का माहौल था। उसकी माँ, जो एक हाइपोकॉन्ड्रिक और डिप्रेशन से पीड़ित थीं, अक्सर बिस्तर पर रहती थीं और उन्होंने एक बार आत्महत्या का भी प्रयास किया था। इस वजह से डाहमर को बचपन में ही लगने लगा था कि उसका परिवार टूटने वाला है। जब डाहमर 4 साल का था तब उसकी हर्निया सर्जरी हुई, जिसके बाद वह एक खुशमिजाज बच्चे से चुप और शांत हो गया। स्कूल में वह शर्मीला और अकेला रहता था। उसे मृत जानवरों में बहुत दिलचस्पी थी और वह उनकी हड्डियों को इकट्ठा करता था।
उसके पिता ने उसे जानवरों की हड्डियों को सुरक्षित रखने के तरीके सिखाए, जिसे डाहमर ने अपने शौक में शामिल कर लिया। किशोरावस्था में डाहमर ने शराब पीना शुरू कर दिया और अक्सर स्कूल में भी शराब पीता था। उसने महसूस किया कि वह समलैंगिक है और उसके मन में पुरुषों को नियंत्रित करने और उनके शरीर के साथ प्रयोग करने के ख्याल आने लगे। 16 साल की उम्र में उसने एक जॉगर पर हमला करने की योजना बनाई, लेकिन वह उस दिन नहीं आया। हाई स्कूल में डाहमर को एक अजीब और चुटीले व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, जो अक्सर मजाक करता था। हालांकि उसके ग्रेड गिरने लगे और उसके माता पिता ने उसे ट्यूशन दिलवाया। 1987 में उसके माता पिता ने तलाक ले लिया और उसकी माँ उसके छोटे भाई डेविड को लेकर विस्कॉन्सिन चली गई। डाहमर 18 साल का हो चुका था और वह घर में अकेला रह गया। इन सभी घटनाओं ने मिलकर डाहमर के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया और यही वजह थी कि वह बाद में एक सीरियल किलर बन गया। उसके अकेलेपन, परिवार के तनाव और मानसिक विकारों ने उसे इस रास्ते पर धकेल दिया। जेफरी डाहमर ने अपना पहला मर्डर 1978 में किया, जब वह सिर्फ 18 साल का था। उसने स्टीवन मार्क हिक्स नाम के एक हिचहाइकर को अपने घर ले गया, जहां उसने उसे डंबल से पीट कर मार डाला। हिक्स की मौत के बाद डाहमर ने उसके शरीर को बेरहमी से काटा और हड्डियों को तोड़कर जंगल में फेंक दिया। यह घटना डाहमर के जीवन में एक बड़ा मोड़ साबित हुई, क्योंकि इसके बाद उसने अपने अंदर की विकृत इच्छाओं को और भी ज्यादा बढ़ने दिया। डाहमर ने कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन शराब की लत और असफलता के कारण वह जल्द ही ड्रॉप आउट हो गया। उसके बाद उसने सेना में भर्ती होने की कोशिश की, लेकिन वहां भी उसकी शराब की लत और अनुशासनहीनता के कारण उसे निकाल दिया गया। सेना से बाहर आकर डाहमर ने फ्लोरिडा में कुछ समय बिताया, लेकिन वहां भी उसकी जिंदगी बदतर होती चली गई। अंततः वह वापस ओहायो लौट आया और अपने पिता के साथ रहने लगा। 1991 में डाहमर को उसकी दादी के साथ रहने के लिए भेजा गया, जहां उसने कुछ समय तक शांतिपूर्ण जीवन जिया। हालांकि उसकी शराब की लत और अजीबोगरीब आदतें जल्द ही सामने आ गईं। 1982 उसे एक बार फिर गिरफ्तार किया गया, इस बार अश्लीलता के आरोप में। इसके बाद डाहमर ने मिलवॉकी में एक चॉकलेट फैक्ट्री में नौकरी की, लेकिन उसकी विकृत मानसिकता और हिंसक प्रवृत्ति ने उसे और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। 1987 में डाहमर ने अपना दूसरा मर्डर किया। इस बार उसका शिकार स्टीवन टुओमी नाम का एक युवक था, जिसे उसने एक होटल के कमरे में ले जाकर ड्रग्स देकर बेहोश किया और फिर मार डाला। टुओमी के शरीर को उसने बेरहमी से काटा और उसके सिर को सुरक्षित रखा। यह घटना डाहमर के लिए एक नए चरण की शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद उसने अपने शिकारों के शरीर के अंगों को सुरक्षित रखने की प्रथा शुरू कर दी। 1988 से 1991 के बीच डाहमर ने कई और लोगों की हत्या की। उसने अपने शिकारों को गे बार्स और सार्वजनिक स्थानों से लुभाया, उन्हें ड्रग्स देकर बेहोश किया और फिर उन्हें मारकर उनके शरीर के अंगों को काटकर सुरक्षित रखा। उसने अपने शिकारों के सिर को फॉर्मल्डिहाइड में रखा और उनके साथ यौन संबंध बनाए। डाहमर की यह विकृत प्रवृत्ति उसके अंदर की गहरी मानसिक बीमारी और अकेलेपन का परिणाम थी। 1991 में डाहमर ने अपने सबसे कुख्यात मर्डर किए। उसने 14 साल के कोनेरक सिंथासोमफोन नाम के एक लाओ युवक को अपने अपार्टमेंट में ले जाकर ड्रग्स देकर बेहोश किया और फिर उसके सिर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंजेक्ट किया। कोनेरक की मौत के बाद डाहमर ने उसके शरीर को काटकर उसके सिर को सुरक्षित रखा। इस घटना के बाद डाहमर की गिरफ्तारी हुई और उसके सभी जघन्य अपराध सामने आए। डाहमर के मामले ने पूरे अमेरिका को हिला दिया। उसकी विकृत मानसिकता और निर्मम हत्याओं ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर कैसे एक इंसान इतना निर्दयी हो सकता है। डाहमर का केस आज भी मनोविज्ञान और अपराध विज्ञान के लिए एक बड़ा सबक है। 23 जुलाई 1991 की सुबह जेफरी डाहमर को डिटेक्टिव पैट्रिक कैनेडी द्वारा उसके अपार्टमेंट में मिले सबूतों और उसके द्वारा की गई हत्याओं के बारे में पूछताछ की गई। अगले 2 हफ्तों तक कैनेडी और बाद में डिटेक्टिव डेनिस मर्फी ने डाहमर के साथ कई इंटरव्यू किए, जिनकी कुल अवधि 60 घंटे से अधिक थी। डाहमर ने अपने वकील की मौजूदगी के अधिकार को छोड़ दिया और कहा कि वह सब कुछ कबूल करना चाहता है,
क्योंकि उसने यह खौफनाक हकीकत खुद बनाई है और इसे खत्म करने के लिए मुझे ही सब कुछ करना चाहिए। डाहमर ने खुलेआम स्वीकार किया कि उसने 1987 से विस्कॉन्सिन में 16 युवकों की हत्या की थी और एक और शिकार, स्टीवन हिक्स की हत्या 1978 में ओहायो में की थी। उसके अधिकांश शिकारों को हत्या से पहले बेहोश कर दिया गया था, हालांकि कुछ की मौत उनके दिमाग में एसिड या उबलता पानी इंजेक्ट करने के कारण हुई थी। डाहमर को अपने दूसरे शिकार, स्टीवन टोमी की हत्या की कोई याद नहीं थी, लेकिन उसने माना कि हो सकता है कि उसने टोमी के सीने को देखकर नशे की हालत में उसका दिल निकालने की कोशिश की हो। ऑक्सफोर्ड अपार्टमेंट्स में रहने के बाद की गई लगभग सभी हत्याओं में डाहमर ने अपने शिकारों के शवों को अजीबोगरीब मुद्राओं में रखा, आमतौर पर उनकी छाती को बाहर की ओर उभार कर और फिर उनके शरीर के अंगों को काट दिया। डाहमर ने खुलेआम स्वीकार किया कि उसने कई शिकारों के शवों के साथ नेक्रोफिलिया की और उनके अंगों के साथ यौन संबंध बनाए। उसने अपने शिकारों के अंगों को काटकर उनके खून को बाथटब में जमा किया और फिर उनके शरीर के मांस को हड्डियों से अलग किया। हड्डियों को तोड़कर या एसिड में घोलकर नष्ट कर दिया गया, जबकि कुछ खोपड़ियों और कंकालों को सुरक्षित रखा गया। डाहमर ने यह भी कबूल किया कि उसने 3 शिकारों, रेमंड स्मिथ, अर्नेस्ट मिलर और ऑलिवर लेसी के दिल, लीवर, बाइसेप्स और जांग के हिस्से खाए थे और अन्य शिकारों के अंगों को भविष्य में खाने के लिए सुरक्षित रखा था। उसने बताया कि वह अपने शिकारों के अंगों को मसालों के साथ पकाकर खाता था। डाहमर ने अपने शिकारों के अंगों को खाने के पीछे का कारण बताते हुए कहा कि शुरुआत में यह जिज्ञासा थी, लेकिन बाद में उसे लगा कि इससे उसके शिकार उसका स्थायी हिस्सा बन गए हैं। उसने यह भी कहा कि उसकी हत्याओं की दर में वृद्धि इसलिए हुई क्योंकि वह अपनी विकृत इच्छाओं के आगे बेबस हो गया था। डाहमर ने यह भी स्वीकार किया कि वह अपने शिकारों की खोपड़ियों और कंकालों को इकट्ठा करके एक निजी वेदी बनाने की योजना बना रहा था। इस वेदी पर वह अपने शिकारों की खोपड़ियों को प्रदर्शित करना चाहता था और उनके कंकालों को सजाना चाहता था। उसने बताया कि यह वेदी उसके लिए एक ध्यान स्थल होती, जहां से वह शक्ति प्राप्त कर सकता था। 25 जुलाई 1991 को डाहमर पर 4 हत्याओं का आरोप लगाया गया। 22 अगस्त तक उस पर विस्कॉन्सिन में की गई 11 और हत्याओं का आरोप लगाया गया। 14 सितंबर को ओहायो में जांचकर्ताओं ने हिक्स की हत्या के स्थान के पास जंगल में सैकड़ों हड्डियों के टुकड़े पाए, जिनकी पहचान हिक्स के दांतों और कशेरुकाओं से की गई। 3 दिन बाद ओहायो अधिकारियों ने हिक्स की हत्या का आरोप लगाया। डाहमर पर एडवर्ड्स की हत्या के प्रयास या टोमी की हत्या का आरोप नहीं लगाया गया, क्योंकि इन मामलों में पर्याप्त सबूत नहीं थे। 13 जनवरी 1992 को डाहमर ने 15 हत्याओं के आरोपों पर दोषी लेकिन पागल होने का प्लीड दिया। जेफरी डाहमर का मुकदमा 30 जनवरी 1992 को शुरू हुआ। उस पर मिल्वॉकी में 15 गंभीर हत्याओं के आरोप लगाए गए थे और मामले की सुनवाई जज लॉरेंस ग्राम की अदालत में हुई। डाहमर ने 13 जनवरी को ही सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया था, जिसके चलते उसने विस्कॉन्सिन कानून के तहत अपने दोष सिद्ध होने के लिए ट्रायल के अधिकार को छोड़ दिया था। मुकदमे के दौरान वकीलों ने इस बात पर बहस की कि क्या डाहमर मानसिक या व्यक्तित्व विकार से पीड़ित था। अभियोजन पक्ष का दावा था कि डाहमर कोई भी विकार होने के बावजूद अपने अपराधों की प्रकृति को समझने और अपने आवेगों को नियंत्रित करने की क्षमता रखता था। वहीं बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि डाहमर एक मानसिक बीमारी से ग्रस्त था और उसके आवेग और जुनून उसके नियंत्रण से बाहर थे। बचाव पक्ष के विशेषज्ञों ने दावा किया कि डाहमर नेक्रोफिलिया, लाशों के साथ यौन संबंध बनाने की विकृति से पीड़ित था, जिसके कारण वह अपराध करने के समय अपने आचरण को नियंत्रित नहीं कर सका। बचाव पक्ष के विशेषज्ञ फ्रेड बर्लिन ने गवाही दी कि डाहमर अपने पैराफिलिया, यौन विकृति के कारण अपराध करने के समय सही और गलत के बीच अंतर नहीं कर सका। मनोचिकित्सक जुडिथ बेकर ने डाहमर को नेक्रोफिलिया से पीड़ित बताया, हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि डाहमर ने उन्हें बताया था कि वह लाशों की बजाय कोमा में मौजूद लोगों के साथ यौन संबंध बनाना पसंद करता था। फॉरेंसिक मनोचिकित्सक कार्ल वाहलस्ट्रॉम ने डाहमर को नेक्रोफिलिया
बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, अल्कोहल निर्भरता और साइकोटिक डिसऑर्डर से पीड़ित बताया। अभियोजन पक्ष की ओर से फ्रेड फोस्टल ने गवाही दी कि डाहमर कोई मानसिक बीमारी या विकार से पीड़ित नहीं था। उन्होंने डाहमर को एक चालाक और गणनापूर्ण व्यक्ति बताया जो सही और गलत के बीच अंतर कर सकता था और अपने कार्यों को नियंत्रित करने की क्षमता रखता था। हालांकि फोस्डल ने यह भी माना कि डाहमर एक पैराफिलियक था, लेकिन वह एक सैडिस्ट नहीं था। फोरेंसिक मनोचिकित्सक पार्क डिट्स ने गवाही दी कि डाहमर कोई मानसिक बीमारी से पीड़ित नहीं था और उसने हर हत्या की पूरी तैयारी की थी। डिट्स ने कहा कि डाहमर ने अपने शिकारों को अकेले में पाने के लिए बहुत प्रयास किए, जो यह साबित करता है कि उसके अपराध आवेगी नहीं थे। डिट्स ने यह भी बताया कि डाहमर ने हर हत्या से पहले शराब पीकर अपने अंदर के नैतिक प्रतिबंधों को दबाया था। डिट्स ने यह भी बताया कि डाहमर फिल्मों द एक्सोर्सिस्ट 3 और रिटर्न ऑफ द जेडाई के खलनायकों से प्रभावित था और उनकी तरह शक्तिशाली बनना चाहता था। डिट्स ने डाहमर को सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, पैराफिलिया और स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से पीड़ित बताया। फॉरेंसिक मनोचिकित्सक जॉर्ज प्लेरमो ने कहा कि डाहमर के अंदर एक गहरी आक्रामकता थी, जिसके कारण उसने अपने शिकारों की हत्या की। प्लेरमो ने डाहमर को एक गंभीर मिश्रित व्यक्तित्व विकार से पीड़ित बताया, जिसमें एंटी सोशल, ऑब्सेसिव कंपल्सिव, सैडिस्टिक, फेटिशिस्टिक, बॉर्डरलाइन और नेक्रोफिलिक लक्षण थे, लेकिन वह कानूनी रूप से सचेत था। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सैमुअल फ्राइडमैन ने कहा कि डाहमर की हत्याओं का कारण उसकी अकेलेपन की तड़प थी। उन्होंने डाहमर को एक बुद्धिमान और आकर्षक व्यक्ति बताया जो साइकोटिक नहीं था। फ्राइडमैन ने डाहमर को बॉर्डरलाइन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव और सैडिस्टिक लक्षणों वाले व्यक्तित्व विकार से पीड़ित बताया। मुकदमे के अंत में 14 फरवरी को दोनों पक्षों ने अपने अंतिम तर्क पेश किए। बचाव पक्ष के वकील गेराल्ड बॉयल ने तर्क दिया कि डाहमर एक गहरी मानसिक बीमारी से पीड़ित था और उसके अपराध उसकी बीमारी का परिणाम थे। उन्होंने डाहमर को एक अकेला और बीमार व्यक्ति बताया जो अपने आवेगों को नियंत्रित नहीं कर सका। वहीं अभियोजन पक्ष के माइकल मैककैन ने डाहमर को एक सचेत और गणनापूर्ण हत्यारा बताया जो अपने शिकारों को नियंत्रित करने और उनके शवों के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मारता था। 15 फरवरी को जूरी ने फैसला सुनाया कि डाहमर सचेत था और उसे कोई मानसिक विकार नहीं था। उसे 15 हत्याओं के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 17 फरवरी को डाहमर ने अदालत को संबोधित करते हुए कहा कि उसे अपनी मौत की इच्छा है और वह समाज से माफ़ी की उम्मीद नहीं करता। उसने कहा कि उसे जो भी सज़ा मिलेगी वह उसके लिए उचित होगी। डाहमर को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और उसे कोलंबिया करेक्शनल इंस्टीट्यूशन भेज दिया गया। 3 महीने बाद उसे ओहायो में अपने पहले शिकार स्टीवन हिक्स की हत्या के लिए भी उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। जेफरी डाहमर को सज़ा सुनाए जाने के बाद कोलंबिया करेक्शनल इंस्टीट्यूशन भेज दिया गया। जेल में अपने पहले साल के दौरान उसे अकेले कैद में रखा गया क्योंकि उसकी सुरक्षा को लेकर चिंताएं थीं। उसे दुनिया भर से कई लोगों के पत्र मिले और कुछ लोगों ने उसके लिए पैसे भी भेजे, जिन्हें उसने कैसेट, स्टेशनरी, सिगरेट और पत्रिकाएं खरीदने में खर्च किया। 1 साल के अकेले कारावास के बाद डाहमर ने कम सुरक्षित यूनिट में ट्रांसफ़र की मांग की, जहां उसे टॉयलेट ब्लॉक साफ करने का काम दिया गया। बाद में उसका काम जिम साफ करने तक बढ़ा दिया गया। 1991 में अपने लंबे कबूलनामे के बाद डाहमर ने डिटेक्टिव मर्फी से बाइबल की एक प्रति मांगी थी। यह अनुरोध मान लिया गया और धीरे धीरे डाहमर ने ईसाई धर्म में रुचि लेना शुरू कर दिया। उसके पिता के कहने पर उसने इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएशन रिसर्च की किताबें भी पढ़ीं। मई 1994 में डाहमर को चर्च ऑफ क्राइस्ट के मिनिस्टर रॉय रैडक्लिफ ने बपतिस्मा दिया। यह सेवा जेल के व्हर्लपूल में आयोजित की गई थी। बपतिस्मा के बाद रैडक्लिफ हर हफ्ते डाहमर से मिलने आते थे। दोनों ने मृत्यु के विषय पर चर्चा की और रैडक्लिफ ने बाद में बताया कि डाहमर ने सवाल किया था कि क्या वह जीवित रहकर ईश्वर के खिलाफ पाप कर रहा है। 1994 में डेडलाइन एनबीसी के साथ एक इंटरव्यू में डाहमर ने कहा था, अगर कोई व्यक्ति यह नहीं मानता कि ईश्वर के सामने जवाबदेह होना है
तो व्यवहार को स्वीकार्य सीमा में रखने की कोशिश करने का क्या मतलब है? मैं ऐसा ही सोचता था। 3 जुलाई 1994 को एक सह कैदी ओसवाल्डो ड्रुथी ने डाहमर की गर्दन पर रेजर से हमला किया जब वह जेल चैपल में बैठा था। डाहमर को मामूली चोटें आईं और वह गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। डाहमर के परिवार के अनुसार वह लंबे समय से मरने के लिए तैयार था और जेल में उसे जो भी सजा मिले उसे स्वीकार करने को तैयार था। उसके पिता और सौतेली माँ के अलावा उसकी माँ जॉयस भी उससे नियमित संपर्क में रहती थी। गिरफ्तारी से पहले दोनों ने 1983 के क्रिसमस के बाद से एक दूसरे को नहीं देखा था। जॉयस ने बताया कि उनकी साप्ताहिक बातचीत में जब भी वह अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर चिंता जताती थी, डाहमर का जवाब होता था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मम्मी, मुझे परवाह नहीं है अगर मेरे साथ कुछ होता है। 28 नवंबर 1994 की सुबह डाहमर अपने काम पर जाने के लिए अपने सेल से निकला। उसके साथ 2 अन्य कैदी जेसी एंडरसन और क्रिस्टोफर स्कारवर थे। तीनों को जिम के शावर में लगभग 20 मिनट के लिए अप्रबंधित छोड़ दिया गया। लगभग 8:10 पर डाहमर को जिम के बाथरूम में गंभीर सिर की चोटों के साथ पाया गया। उसके सिर और चेहरे पर 20 इंच की धातु की छड़ से जोरदार प्रहार किया गया था। उसके सिर को दीवार से भी टकराया गया था। हालांकि डाहमर को नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 1 घंटे बाद उसकी मौत हो गई। एंडरसन को भी उसी हथियार से पीटा गया था। उसकी मौत 2 दिन बाद हुई। स्कारवर, जो 1990 में हत्या के लिए उम्र कैद की सजा काट रहा था, ने अधिकारियों को बताया कि उसने पहले डाहमर पर हमला किया जब वह स्टाफ लॉकर रूम साफ कर रहा था और फिर एंडरसन पर हमला किया। स्कारवर ने कहा कि डाहमर ने हमले के दौरान कोई आवाज़ नहीं निकाली। हमले के तुरंत बाद स्कारवर ने एक जेल गार्ड को बताया, भगवान ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा। जेसी एंडरसन और जेफरी डाहमर मर चुके हैं। स्कारवर ने जोर देकर कहा कि उसने हमले की पहले से योजना नहीं बनाई थी। हालांकि बाद में उसने स्वीकार किया कि उसने हत्या के लिए इस्तेमाल की गई धातु की छड़ को अपने कपड़ों में छिपा रखा था। डाहमर की मौत की खबर सुनकर उसकी मां जॉयस ने गुस्से में मीडिया से कहा, क्या आप सब खुश हैं? अब जब वह मारा गया है, क्या यह सबके लिए काफी है? डाहमर के पीड़ितों के परिवारों की प्रतिक्रिया मिली जुली थी। कुछ ने खुशी जताई, जबकि कुछ दुखी हुए। पीड़ित ओलिवर लेसी की मां कैथरीन लेसी ने कहा, दर्द अब और बदतर है क्योंकि वह हमारी तरह पीड़ित नहीं है। डाहमर के मुकदमे की अभियोजक ने स्कारवर को लोकनायक बनाने के खिलाफ चेतावनी दी, ये कहते हुए कि डाहमर की मौत अभी भी एक हत्या थी। 15 मई 1995 को स्कारवर 15 मई 1975 को स्कारवर 15 मई 1995 को स्कारवर को डाहमर और एंडरसन की हत्या के लिए 2 और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। डाहमर ने अपनी वसीयत में कहा था कि वह किसी भी सेवा का आयोजन नहीं चाहता और उसका अंतिम संस्कार किया जाए। सितंबर 1995 में डाहमर के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया और उसकी राख को उसके माता पिता के बीच बांट दिया गया। उसके माता पिता के बीच मतभेद के कारण डाहमर के मस्तिष्क को पहले रखा गया, लेकिन दिसंबर 1995 में उसका भी अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये थी जेफरी डाहमर की कहानी, एक ऐसा शख्स जिसने 17 लोगों की हत्या की, उनके शवों के साथ विकृत कृत्य किए और उनके अंगों को खाया। उसके अपराधों ने दुनिया को हिला दिया और मानव मन की गहराइयों को उजागर किया। डाहमर को उम्र कैद की सजा मिली, लेकिन जेल में ही उसकी मौत हो गई। उसकी कहानी आज भी अपराध और मनोविज्ञान के इतिहास में एक काला अध्याय है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करें।